नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया और बड़ा, क्योंकि समय एनडीए गठबंधन को जॉइन करने वालों की भीड़ होती है, क्योंकि केंद्र में सत्ता उनके पास है, एजेंसियाँ उनके पास है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, चुनाव जीतने के सारे जुगाड़ के तीर उनके तरकश में हैं। ऐसे में जब मैं ये वक्तव्य देखता हूं, आज से एनडीए से हमारा नाता समाप्त हुआ, जो उचित सम्मान देगा, उसके साथ गठबंधन होगा, पशुपति पारस। अब जब इस वक्तव्य को मैंने एक्स-रे से देखा, तो ये जो पूरा अ, वक्तव्य है, ये बेसिकली बिहार की राजनीति में एक तड़का तो साबित हो रहा है। अब हुआ क्या? ये वक्तव्य क्यों देना पड़ा पशुपति पारस को? पशुपति पारस की एक के बात करने के पहले हम रामविलास पासवान जी की बात करेंगे। रामविलास पासवान एक ऐसे उभरते हुए बिहार में एक नेता थे, जिन्होंने पासवान कम्युनिटी को लेकर एक अलग राजनीतिक दल बनाया और केंद्र में वो हमेशा एक शक्ति केंद्र बने रहे। बिहार से उनके पास सांसद भी हुआ करते थे, विधायक भी हुआ करते थे और इसी के चलते वो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री भी रहे। उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपतिनाथ पशुपति पारस, इन दोनों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। उस समय चिराग अलग-थलग पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। चिराग के पास मतदाता थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन सांसद पारस के पास थे, पशुपति के पास थे और जिसके पास सांसद, उस पे बीजेपी तुरंत हाथ रख देती है। तो बीजेपी अपने इतने दिनों के रामविलास पासवान के संबंधों को 2 मिनट में भूल गई। भतीजा और चाचा के बीच का झगड़ा मिटाने के बजाय सीधा-सीधा उन्होंने पशुपति पारस के सर पे हाथ रखा, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया और फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूरा पार्टी भी उनके पास चली गई और चिराग अकेले रह गए। लेकिन चिराग ने खूब मेहनत की। चिराग की खासियत है कि वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का विरोध करते रहे और इतना सब कुछ होने के बावजूद, उनका घर खाली होने करवाया गया है उनसे, ये सब होने के बावजूद भी चिराग बीजेपी को कहीं न कहीं अपना मानते थे और वो पब्लिकली कहते थे कि मैं अ, मोदी जी का हनुमान हूँ। उसके बाद बिहार में चुनाव हुए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ चुनाव लड़ी। पशुपति पारस भी उस समय एनडीए गठबंधन का पार्ट थे। ऐसे समय बहुत बढ़िया तरीके से चिराग पासवान का उपयोग किया गया और उनके चलते, चिराग पासवान के उम्मीदवारों के चलते सिलेक्टेड जगह उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए और वो सारे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि चिराग का विरोध नीतीश कुमार को था, तो नीतीश कुमार 40-45 पे सिमट गए, क्योंकि बिहार की राजनीति ही तिकोना राजनीति हो गई थी। तो नीतीश उसी बंदर बाट के कहानी के जैसे कभी बीजेपी को तो कभी आरजेडी को समर्थन देकर अपने आप का मुख्यमंत्री पद सिक्योर करते रहे। फिर गंगा में बहुत पानी बहा, पटना में बहुत सारी चीजें बदली। विधानसभा चुनाव में जो ताकत चिराग पासवान दिखा पाए, उसमें हरवाने में भी ताकत लगती है। उसके चलते बीजेपी ने अपनी जो नजदीकी है, वो चिराग से करना शुरू कर दी।
लोकसभा चुनाव आते-आते चिराग पासवान का धड़ा, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड साथ में चुनाव लड़े। 5 के 5 सांसद चिराग पासवान के पाले में आए। दूसरी तरफ पशुपतिनाथ अलग-थलग पड़ गए। यदि आपके पास सांसद नहीं, तो फिर आपकी कोई औकात नहीं। ये बीजेपी का रूल है। उसके चलते पशुपति पारस जो एक ज़माने में उनके सरीके हुआ करते थे, उनको उन्होंने धुतकार दिया और चिराग से दोस्ती बना के चिराग को मंत्री भी बना दिया और आने वाली विधानसभा में चिराग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगा। चाचा और भतीजा का झगड़ा तो था ही और अभी भी है। जब चिराग एनडीए के साथ है, तो फिर पशुपति एनडीए के साथ कैसे हो सकते हैं? एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसके चलते पशुपति के पास कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने ऐलान कर दिया और इस ऐलान के साथ उन्होंने एनडीए की केंद्र की और बिहार की नीतीश सरकार को भ्रष्ट और दलित विरोधी करार दिया। साथ ही स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने पटना में आयोजित बापू का जो सभागृह है, उस कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सम्मेलन किया। उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज से हम एनडीए के साथ नहीं हैं, एनडीए से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो आज से मेरा कोई रिश्ता एनडीए से नहीं रहा। नया गठबंधन हमारी पार्टी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा और भविष्य में जैसा होगा, जो जो गठबंधन हमारे दल को उचित सम्मान देगा, हम उसके साथ हमारी पार्टी जाएगी। 2014 से एनडीए के साथ जुड़ने के बाद से हमने वफादार सहयोगी का रोल निभाया और वफादार रहे। लेकिन हमें ये देखना पड़ा कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो हमारी पार्टी के साथ दलित पार्टी होने के नाते अन्याय किया जाता है। अगर महागठबंधन हमें समय पर उचित सम्मान देता है, तो हम निश्चित रूप से भविष्य की राजनीति में विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। साथ ही में उन्होंने जानकारी दी कि उनकी पार्टी बिहार की विधानसभा में 243 सीटों पर सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। इसका मतलब 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार एनडीए की और बिहार में नीतीश की जो सरकार है, ये भ्रष्ट और दलित विरोधी है। केंद्र ने सदन में अम्बेडकर साहब का अपमान किया। बहुत पुरानी बात है, जिसको कई बार मतलब पुरानी बासी कड़ी को उबाल लाने का प्रयास है। कुल मिलाकर पशुपति पारस ने उसकी मजबूरी ही थी, क्योंकि वो इतने कॉर्नर हो गए थे कि उनको अलग ही होना होगा। अब देखना ये है कि बिहार की राजनीति इतनी क्लिष्ट होती जा रही है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जो शय ने अपनी ताकत खोते जा रहा है और ऑलमोस्ट बीजेपी के साथ ही अब मर्ज होने की स्थिति है। भले ही मर्ज होगी नहीं, लेकिन अब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी इतनी हावी हो गई है कि जेडीयू की कोई अब बात अ, वज़न नहीं है जो पहले हुआ करता था। नीतीश की उम्र, नीतीश को जो स्वास्थ्य की से परेशानियाँ हैं, वो नीतीश के पार्टी में स्लीपर सेल। दूसरी तरफ आरजेडी, आरजेडी की आक्रामकता, इंडिया गठबंधन का गठजोड़, लेकिन फिर तेजस्वी के खिलाफ जो केसेस हैं और तेजस्वी का कहीं न कहीं वो जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो कहीं वो दिखाई नहीं देता। कांग्रेस जो कहीं नहीं थी, वो पूरी ताकत झोंक के अपने आप को फिर से खड़ा करने की बात कर रही है। बाकी ये जो छोटे-छोटे दल हैं, ये भी अब विधानसभा चुनाव को देख के अपना नज़रिया भी बदल रहे हैं, अपने स्ट्रैटेजी भी बदल रहे हैं, ताकि जो जिस गठबंधन में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का प्रयास करेंगे। ये चाहे जितेंद्र मांझी हो या बाकी अन्य दल हो। इसी में रामविलास पासवान की पार्टी एक महत्वपूर्ण धड़ा है।
उसमें 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक बेटा और एक भाई रामविलास जी के। अब इसके बीच में वोटों का मत बँटवारा कैसा होता है? यदि पारस पशुपति पारस यदि अपना पूरा ताकत झोंक दे, वो कितने वोट दलितों के काट सकते हैं? वो किसको झटका देंगे? वो क्या नीतीश कुमार के डैमेज करेंगे? क्या वो आरजेडी को डैमेज करेंगे? या अपने भतीजे को डैमेज करेंगे, चिराग को? ये देखने वाला होगा। पीके एक फैक्टर नया खड़ा हुआ है, जो लगातार अ, अपने स्ट्रैटेजी के तहत कम से कम ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि वो अभी बीजेपी की बी टीम के तहत ही काम कर रहा है। उसका मुख्य जनता दल यूनाइटेड को तो डैमेज कर ही रहा है वो, साथ में आरजेडी को भी कुछ हद तक डैमेज कर रहा है। ये सारी जो नई परेशानियाँ हर दल के लिए मतलब एनडीए के लिए जितनी परेशानियाँ है उतना इंडिया गठबंधन के लिए भी है। ये बिहार के नतीजों पे रोज़ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। इसी के बीच में वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 का बिल पास होने से एक तड़का लगा राजनीति में। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पूर्ण रूप से अब वो इंडिया गठबंधन के साथ पोलराइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हिंदू बीजेपी के साथ पोलराइज़ हो रहे हैं? बिहार की राजनीति में ये कहा जाता है कि वहाँ कास्ट की राजनीति होती है, जातियों की राजनीति होती है। लेकिन इस बार बीजेपी कुछ हद तक, कुछ पॉकेट्स में हिंदू और मुस्लिम, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इसका खेल खेलने में कामयाब हो गई। इस समय बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे जो है, ये बिहार की राजनीति को फिर से एक नए रूप में परिभाषित करेंगे। नतीजों का सभी को इंतज़ार होगा, लेकिन जब तक चुनाव है तब तक लगातार ये उलट-पुलट होती रहेगी। तो पशुपति पारस का ये वक्तव्य जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे बिहार की राजनीति में एक और तड़का लगते हुए दिखाई देता है। इसका फ़ायदा, नुकसान ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में पशुपति के मायने क्या हैं, उसके अलग होने के मायने क्या हैं और जो नया मतलब ये कहे कि अम्बेडकर का अपमान किया है तो बहुत देर हो गई आपको समझने में, तभी रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन एक जो उन्होंने खेल किया कि रामविलास पासवान को भारत रत्न देना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें खेल हो सकता है क्योंकि रामविलास पासवान का जो मतदाता था, वो बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ उसके साथ। अब इस माँग को कितने प्रमुखता से वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं, इसको इंडिया गठबंधन क्या प्रॉमिस करता है? क्या वो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं कि अकेले लड़ते हैं? कई चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्तव्य आने के बाद जो मैंने देखा, जो मुझे लगा कि एक बार मैं एक से देखूँ और जो मुझे दिखा उसका विश्लेषण आप तक लाया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।